औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान गाजी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन केस लॉज मेड इजी के सिलसिले का एक नया प्रोग्राम लिए हाजिर खिदमत है। और आज हम जो केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं वो टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 को चैलेंज किया गया था। जाहिद शफीक साहब और फैसल रशीद साहब, इन्होंने बड़े खूबसूरत ड्राफ्टिंग की और जो टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट के साथ जो प्रॉब्लम्स टैक्स पेयर्स को और टैक्स कंसल्टेंट्स को देखने को आई थी, रिट पिटिशन नंबर 2420/2024 उन्होंने फ़ाइल की और मियां मोहम्मद अकरम इसमें पटिशनर थे और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये केस फाइल किया गया। 11 अप्रैल 2025 को ये केस रिजर्व फॉर ऑर्डर हो गया था और 3 सितंबर 2025 को अपलोड किया गया है। और इसमें जो रिपोर्टिंग नंबर लगाया गया है वो 2025 लाहौर हाई कोर्ट 5480 लगाया गया है। और इसका जो इंटरम ऑर्डर पास किया गया था 3 सितंबर 2025 को, वो भी अपने इस नौयत की वजह से और इम्पोर्टेंट की वजह से पीटीडी ने रिपोर्ट किया है। और इसमें जो जस्टिस जवाद हसन साहब है, उन्होंने 3 सितंबर 2025 वाले इंटरम ऑर्डर के ज़रिए महकमा एफबीआर और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्ट्री से मुख्तलिफ जवाब और मांगे थे। अब 3 सितंबर 2024 को जो जवाब मांगे गए थे उसमें बेसिकली टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 को लाए जाने के बाद जो तब्दीलियाँ आई थी उसके बारे में पूछा गया था कि इसकी क्या वजूहत हैं, जिसमें पिक्योनरी पावर को इंट्रोड्यूस कराना, कमीशन अपील और ATIR और रेफरेंस टू हाई कोर्ट ये सारा मैकेनिज़्म को चेंज कर देना और अपील फ़ीस को बढ़ा देना। जिसके जवाब में ऑनरेबल कोर्ट ने हैरत का इजहार किया जी के रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इनकी तरफ से जवाब आया है कि कई सालों से ये देखा जा रहा था जी कि जो ATIR के बेंचेस थे, मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं थी। उसके बाद डिले इन फिक्सेशन ऑफ केसेस थे जिसकी वजह से अपीलें डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही थी। तो ATIR के अंदर सिर्फ ATIR की उन्होंने बात की है कि 2 ट्रिलियन रेवेन्यू स्ट्रक हुआ है। और ये जो टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, इसको हम बेसिकली फ्रिवलस और अननेसेसरी अपील्स को ख़त्म करने के लिए एक हमारी कोशिश है। और इस सारे के सारे जो पैरा को रिप्रोड्यूस करने से पहले ऑनरेबल कोर्ट ने हैरानगी का इजहार किया है जी कि ये कैसे पॉसिबल है कि टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए काम किया जा सकता है, क्योंकि जो रिसर्च एक आई है हमारे इस फैसले में बात नहीं की गई, लेकिन इस फैसले से बाहर 90% ऑफ द डिपार्टमेंट अपील डिसमिस बीइंग फ्रिवलस के जो ATIR में जो अपीलें होती है उसका रेफरेंसेस हाई कोर्ट में किए जा रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में किए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली 90% तो डिसमिस महकमे की अपीलें हो रही हैं। तो फ्रिवलस की तरफ तो आपको उधर काम देना चाहिए कि नेसेसरी और फ्रिवलस जो अपील हैं, जो महकमा सेकंड अपील, थर्ड अपील और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस कर रहा है, बेसिकली वो ख़त्म होना चाहिए, ना कि टैक्स पेयर्स को इसके ज़रिए टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए ताब लाया गया है। और इसके बाद पैरा नंबर 5 में ऑनरेबल कोर्ट ने अपने ही 2 फैसले हैं, चनाब फ्लोर एंड जनरल मिल्स और एक रमज़ान शुगर मिल्स, इनका हवाला देते हुए जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने FBR को रेगुलेटरी अथॉरिटी करार दिया था और कहा था जी कि कोई भी मोड ऑफ टैक्स कलेक्शन है वो किसी तरह का भी पाकिस्तान में बेसिकली अथॉरिटी है और ये रेगुलेटर हैं, तो इनके पास अथॉरिटीज़ हैं, पावर्स हैं कि जुरिस्डिक्शन वगैरह। उस वक्त केस फाइल हुआ था मुल्तान में, LTO खुला था और LTO में बावलपुर, जंग, इस तरह के मुख्तलिफ शहरों के, इवन के लाहौर, फैसलाबाद के केस काफ़ी तादाद में मुल्तान को असाइन कर दिए गए थे। तो टैक्स पेयर्स ने इसी पर रिट की थी। ये बेसिकली बावलपुर में केस हुआ था और बावलपुर में बेंच में डिसाइड किया था चनाब फ्लोर एंड जनरल मिल्स वाला कि जनाब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था जी कि अब क्योंकि VLC की और IRS में रिप्लाई देने की सहूलतें मौजूद हैं, तो इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैवल करें और इसके लिए जो आप जाएं और अपना ऑनलाइन भी आप जवाब दे सकते हैं, VLC के ज़रिए ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, तो इतना कॉस्टली आपको नहीं पड़ेगा। और अगर FBR ने अगर जुरिस्डिक्शन सेक्शन 209 सेल टैक्स सेक्शन मुतलका में अगर ट्रांसफ़र कर दी हैं LTO को, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और टैक्स पेयर्स की अपील को खारिज कर दिया था। तो उसी के हवाले को देते हुए, क्योंकि उसमें एक पूरी हिस्ट्री उन्होंने FBR की बयान की थी, उसका भी उन्होंने हवाला दिया है कि
मेरे इसके बावजूद कि जी कि हमने उसको रेगुलेटर करा दिया हुआ है, लेकिन इस तरह टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट को मुतारफ़ कराना, अपील से राइट विड्रा कर लेना और पेकुलरी पावर को ले लेना, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। और फ़र्क करते हुए उन्होंने कहा जी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन पड़ गया है लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर कि करेंटली एक डिवीज़न बेंच है और टैक्स रेफरेंस जो सुन रहे हैं भावलपुर में, एक मुल्तान में है, दो रावलपिंडी में है और तीन प्रिंसिपल सीट लाहौर में है। तो उन्होंने कहा जी कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है और इसके बाद हमारे लिए मुश्किल हो गया है जी कि इतने जो अपीलें हम कैसे डिसाइड करें, ख़ास तौर पर जबकि जो ऑर्डर कमीशन अपील के हैं या नीचे ऑफिसर के हैं वो आम तौर पर स्केची होते हैं, लैकिंग रीजनिंग होती है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं होती और सीरियस डेफिशेंसीज उसमें होती हैं। जब वो पॉइंट आउट की जाती हैं तो हमारे पास कोई लाया अमल नहीं होता मासवाए के उसको डिसाइड कर कर रिमांड बैक कर दें। और इसके रिमांड बैक करने के बाद हमारा जो बेसिकली अपने ऊपर उन्होंने कहा जी कि जो कोर्ट है वो उनका बहुत सारा इस पर टाइम वेस्ट हो रहा है और ये जो ऑर्डर स्केची हैं तो इनके ऊपर मेहनत करना भी कोर्ट के लिए बेसिकली फ़जूल है। और उन्होंने फिर इसमें 4 रीज़न बताई हैं कि वो रिमांड बैक क्यों कर रहे हैं। कि एक तो लैक ऑफ रेफरेंस टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ है, एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर हेयरिंग और इशुएंस ऑफ ऑर्डर्स इन स्लिप शॉर्ट मैनर एंड फेलियर टू अप्लाई जुडिशियस माइंड। वो कहते हैं जी कि ऐसे ऑर्डर जो कमीशन अपील का नीचे से आ रहे हैं वो किसी तरह भी एक ऑर्डर की शक्ल में उनके सामने नहीं होते और जिसके ऊपर वो कोई फाइंडिंग दे सकें। सेक्शन 133 है, इसमें रिमांड बैक करने की कोई प्रोविजन नहीं है लॉ के अंदर। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हुआ है वो बेसिकली ऑनरेबल कोर्ट ने इसको डिसाइड करना है और डिसाइड करने के लिए रातों आंसर देना है रेस और नो में कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर तो वो क्वेश्चन बनता है चाहे वो टैक्स पेयर की रेफरेंस है चाहे वो डिपार्टमेंट का है तो टैक्स लॉज हमारे जो टैक्स हैं इसमें जो स्टैच्यू है इसका सेक्शन 133 है और जो सेल टैक्स इसने उसी को ही 133 को अडॉप्ट किया हुआ है। दोनों लॉ के अंदर ख़ास तौर पर रिमांड बैक करने की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ के ज़रिए स्पेशल अपील का एक ट्रीटमेंट दिया गया है। ये कुछ स्टैच्यूटरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल की कोई अपील नहीं है। रेफरेंस जो हो रहा है वो टैक्स लॉज के ज़रिए इसके अंदर से रोटेट होके जा रहा है, रूट होके जा रहा है और हाई कोर्ट उसको सुनता है। तो इसलिए जब रेफरेंस को रिमांड बैक करने का अख्तियार नहीं है तो उस पर उन्होंने एस्टोनिशिंगली उन्होंने ये सारी बातें की हैं जी कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया जी कि जो आखिरी फैक्ट फाइंडिंग फोरम था वो ट्रिब्यूनल था, लेकिन अब हमें कमीशन अपील के ऑर्डरों में भी ये प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और इनको हम क्या हाई कोर्ट का काम नहीं है कि जी कि आप उनकी गलतियों को कंसिडर करते हुए वापस रिमांड बैक करें कमीशन अपील को ताकि वो दोबारा स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। फिर 50,000 रुपये की ऑनरेबल कोर्ट ने बात की है जी कि टैक्स रेफरेंस की जो 50,000 फीस लगा दी गई है, ये भी नाइंसाफ़ी है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 10 है और 37 डी इनकी खिलाफ वर्जी है। महकमे FBR को बिल्कुल ही माफ़ कर दिया गया है, उस पर कोई फ़ीस नहीं है। और जो टैक्स पेयर है जब ये अपना टैक्स रेफरेंस फाइल करेगा तो 50,000 फीस देगा जो कि 10A है कि फेयर ट्रायल दिया जाएगा और 37D बेसिकली ये पॉलिसी के बारे में है। तो हुकूमत की पॉलिसी में शामिल है कि जी कि वो सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया करे। तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी हो रही है और इसके ऊपर उन्होंने शाहीन मर्चेंट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक केस ला है 2021 PTD 21-26 में, जिसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल का रोल डिफ़ाइन किया गया था कि उन्होंने फौरी और सस्ता इंसाफ कैसे मुहैया करना है। उसका हवाला देते हुए उन्होंने आर्टिकल 37D का हवाला दिया है और उन्होंने कहा जी कि हुकूमत का काम है, पॉलिसी है, ड्यूटी में शामिल है कि वो फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया करे। जो आर्टिकल 37D है बेसिकली ये कोर्ट कैन नॉट कंपेल टू द गवर्नमेंट को कंपेल तो नहीं कर सकती, लेकिन एज ए पॉलिसी गवर्नमेंट को रिमाइंड कर सकती है कि जी कि आपने ये काम करना है। जैसे पॉलिसी के लिए ये भी शामिल है जी कि गवर्नमेंट हर शख्स को, पाकिस्तान के हर शहरी को, बच्चों को तालीम मुहैया करेगी, लेकिन अगर किसी जगह पे मुहैया नहीं भी की जा रही तो इस पर रेट नहीं की जा सकती। ये पॉलिसी है और पॉलिसी में इंश्योर किया जाता है जैसे सूदी निज़ाम है, इसमें लिखा गया जी कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई काम अगर पॉलिसी में से नहीं हो रहा, उस पर वर्किंग नहीं हो रही, ख़ास तौर पर जैसे एक फैसला आया था जी कि पाकिस्तान का मुकम्मल
जो ऑफिस लैंग्वेज है वो उर्दू कर दी जाएगी। ये पॉलिसी में तो शामिल होता है, लेकिन इस पर अमल ना भी किया जाए तो इस पर रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होती। लेकिन 37D का हवाला देकर भी ऑनरेबल कोर्ट ने गवर्नमेंट को उनके वादे के ऊपर उनकी ड्यूटी का इजहार किया जी कि आपने ये भी काम करने हैं और सस्ता फ़ौरन साहब मुहैया करने का जब वादा है तो आपने इसको फिर 50,000 रुपये इसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं। पैरा नंबर 7 में फिर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा जी कि ये जो सारा का सारा मैटर है हम इसको हार्ट की सर्जरी है इसके मुताबिक ट्रीट कर रहे हैं कि हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन इस इशू को हम हार्ट सर्जरी के तौर पर और इसमें हम स्टंट जैसे डाला जाता है वैसे ही हम कोशिश करेंगे जी कि अपनी रिकमेंडेशंस दें और इस केस को इस इशू को ख़त्म किया जा सके बजाय कि अल्ट्रा वायर करार दें। और फिर FBR की तरफ से डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान साहब का बयान आया है कि हमारे अरबों रुपए बिलियंस ट्रिलियंस ATIR और FBR के जो रिकवर होने वाले हैं ATIR में फंसे हुए हैं, जिसके लिए हम ये लाल आए थे, लेकिन अब हम इसको रिव्यू कर रहे हैं और सर्टन प्रपोजल जो आपकी तरफ से आ रही है इसके बाद भी कोई प्रपोजल आ रही है तो हम उसको ख़ास तौर पर पेक्यूनरी जुरिडिक्शन वगैरह है इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने वादा किया जी कि इसको हम अगले बजट में कंसिडर करेंगे। अब पैरा नंबर 9 में जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने फिर दोबारा हैरानगी का इजहार किया जी कि इनके इस फैसले की वजह से हमारा 299 के जो टैक्स रेफरेंस है वो फाइल हुए हैं इस दौर में, और जिसमें से 1 जून 2024 से लेकर 31/3/2025 तक के जो फाइल हुए हैं वो 367 केस हैं, जिसमें 255 इनकम टैक्स के हैं, 112 सेल टैक्स के हैं। और इसमें जो 367 है उसमें हो सकता है कि मुमकिन है कि ATIR के जो ऑर्डर हैं वो भी शामिल हों। जो 299 है रे स्पेशली उन्होंने कहा जी कि रे जो कमीशन अपील की तरफ से जो ऑर्डर आए हैं रे वो हैं, और मोस्टली हमने कोशिश की है कि इनको डिसाइड भी कर दें। तो इसके बाद कोर्ट ने कहा जी कि इन सब को डिसाइड कर इन सब को केस फैसला करने के बाद इन केसेस को पढ़ने के बाद इनको समझने के बाद हम समझते हैं जी कि सर्टन प्रपोजल रिकमेंडेशन दी जाएँ गवर्नमेंट को और FBR को, ताकि नेक्स्ट बजट में इसको कंसिडर किया जाए। ये फैसला 9 अप्रैल 2025 को हार्ड फॉर ऑर्डर हो गया था और इसका उम्मीद थी कि जी कि 15-20 दिन या महीने में मैक्सिमम आ जाएगा और बजट से पहले रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन ये 30 सितंबर 2025 को रिलीज़ हुआ है, जब तक के बजट आ चुका है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जी कि किसी ऑनरेबल कोर्ट ने बजट प्रपोजल अपनी तरफ से दी हैं, जिसमें पहले नंबर पर जो नंबर 1 कहा गया है उसमें उन्होंने कहा जी कि ADRC के जो सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। इस वक्त जो ADRC का जो सिस्टम है वो बेसिकली ये जो स्टेट और इंटरप्राइजेज है इनके लिए लाजमी है। इसमें एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से नुमाइंदा आता है, एक वकला की तरफ से आता है और एक चेयर इसमें कमिश्नर होता है, जो 3 बंदे मिलकर जो भी मैटर होता है ADRC को रेफ़र किया जाता है तो उस रेफ़र मैटर को ये कमेटी बैठ कर डील करती है और जो टैक्स फालतू लगाया गया नहीं बनता था उसको ख़त्म करके जो टैक्स ड्यू था उसको जमा करने की या जमा करवाने की सिफारशात देती है। तो इसके ऊपर कोर्ट ने कहा जी कि कोई इतना बेहतर इसका काम जो है वो बैकलॉग नहीं है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही हैं, तो इसको मोर रोबस्ट करना चाहिए, ऑटोनोमस करना चाहिए, एफिशिएंट ऑफ बाई इनकॉर्पोरेटिंग टाइम बाउंड होना चाहिए। और इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म अभी तक इसकी कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म नहीं है, उसको भी उन्होंने कहा जी कि होना चाहिए और जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं वो हायर होने चाहिए। तो ADRC के लिए उन्होंने एक बजट प्रपोजल मेरे रिकमेंडेशन दी है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है वो ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि जो ख़ास तौर पे बैंकिंग कोर्ट्स हैं और कमर्शियल ट्रिब्यूनल्स हैं इनमें जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत के जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स में ली गई है, जिसमें इनकम टैक्स में 2 करोड़ थी रेवेन्यू और इनकम सेल टैक्स में 1 करोड़ थी। तो उन्होंने कहा जी कि इसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत बर्डन बढ़ गया है, तो ये जो पेक्यूनरी लिमिट है ये बिल्कुल बढ़ाई जाए, ख़त्म की जाए, तो ख़त्म की जाए या इसको बढ़ाया जाए और इसमें ज़्यादातर जो केसेस हैं वो ATIR जो लास्ट फैक्ट फाइंडिंग फोरम है वहाँ ही सुने जाएं और जो सिर्फ जो सब्सटेंटिव लीगल क्वेश्चन जो रखते हैं केसेस हाई फाइनेंशियल स्टेक्स हैं वो इस कोर्ट के पास आएँ, बाकी सारे का सारा काम निचली कोर्टों में ही ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे उन्होंने जो गुजारशात दी हैं वो कहा है कि जो फाइनल जुरिडिक्शन है वो ट्रिब्यूनल होनी चाहिए, कि लास्ट फैक्ट फाइंडिंग फोरम जो है वो ट्रिब्यूनल हो और ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर हो वो अपीलेबल हो।
ये गुजारिश भी इस बार जो बजट आया है 2025 का, इसमें ये मान ली गई है और फ्रांस एक्ट में हम अख्तियार दे दिया गया है जी कि कमीशन अपील के पास अपील की जाए और फिर उसके बाद ATIR में अपील होगी और लास्ट फैक्ट फाइंडिंग फोरम अपील का ATIR का ही होगा। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन दे दिया गया है कि जी कि अगर टैक्स पेयर चाहे तो CIR अपील को स्किप कर सकता है और डायरेक्ट ATIR में भी आ सकता है। तो इसके बाद 4 नंबर पर उन्होंने मज़ीद अपनी जो है इस पूरे टर्नओवर में एक टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 की जितनी भी कमीशन अपील से जो अपीलें उनके पास आई हैं रहा उनका एक अपना एक तासुर है, वो उन्होंने बयान किया जी कि जो मेंबर्स हैं ATIR के रहा फिर कमीशन अपील ख़ास तौर पर और नीचे के जो ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल ही कमिश्नर्स वगैरह डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह इनका जो मेयार है ड्राफ्टिंग का राइटिंग स्किल्स का वो बिल्कुल ही अप टू द मार्क नहीं है। और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि रे अप टू द मार्क होना चाहिए। और इसमें उन्होंने जो सेक्शन है जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ATIR है उसका भी पूरा हवाला दिया है और उसमें बताया जी कि कौन शख्स ATIR का मेंबर बनेगा और कौन शख्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो कैसे आएगा। एडवोकेट होगा तो उसका 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, 10 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए भी 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। और फिर जो कमिश्नर होंगे 21वें स्केल के और 20वें स्केल के वो कैसे आएंगे, 21वें स्केल का डायरेक्ट आएगा और 20वें स्केल वाला जो कमिश्नर होगा वो 3 साल का उसका इस पोस्ट पर बीइंग ए कमिश्नर उसका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। और फिर उसके बाद ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा जी कि अब बड़ी हैरानगी की बात उन्होंने एक लिखी है। इससे पहले उन्होंने केस ला का हवाला दिया PLD 2022 लाहौर हाई 148 और इसमें उन्होंने हवाला दिया जी कि जब भी कोई रिट पटिशन आती है कोर्ट के पास तो उसका वो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है जिसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन की वायर्स को चैलेंज किया गया है तो उसके लिए उन्होंने कहा जी कि हमें क्वेश्चन रेज कर लेने चाहिए और क्वेश्चन जब तक रेज नहीं होंगे तो फिर जो आर्टिकल 201 है जिसके तहत ये तमाम के तमाम जो जजमेंट्स हैं जिसमें लॉ को डिसाइड किया गया है, उन्होंने कहा जी कि जब हम कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ के जो आर्टिकल 201 है इसके तहत जब कोई जजमेंट पास कर देते हैं तो फिर वो जजमेंट नीचे वाले तमाम फोरम्स पर सब ऑर्डिनेट कोर्स पर बैंडिंग हो जाती हैं। जब बैंडिंग हो जाएंगी तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फ्रेम हो और वाज़ेह हो ताकि आइंदा क्या उन्होंने किस सूरत हाल में इस ऑर्डर को फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि जी कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ आपने फ्रेम ही नहीं किया चाहे वो रिट पिटिशन ही क्यों ना हो तो उसका नुकसान क्या होगा जी कि फिर डिस्क्वेंस करना सिमिलर केसेस को हाईलाइट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकल शॉर्ट कमिंग की बात की है कि जब एजुकेशन कंटिन्यू टू सरफेस द कोर्स हैज़ कॉन्सिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन वेरियस केसेस दैट द ऑर्डर्स पास बाय द कमिश्नर अपील्स। अब अपील की बात की है और इवन का कहा गया कि सम मेंबर्स ऑफ ATIR। अब उन्होंने इसका कमिश्नर अपील को तो ख़ास तौर पर उन्होंने तमाम के तमाम को कह दिया जी कि तमाम कमिश्नर अपील्स के जो ऑर्डर हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो हाई कोर्ट में आए। उसमें जो ऊपर 4 रीज़न दी गई हैं जुडिशियस माइंड और के सेक्शन का हवाला वगैरह देना वो तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है जी कि वो तो बिल्कुल ही नहीं होता। लेकिन यही चीज़ उन्होंने इवन सब मेंबर्स ऑफ ATIR के बारे में भी लिख दिया है और उसमें यही लिखा है जी कि इसमें रीजनिंग नहीं होती, इंटरप्रेट गलत इंटरप्रेट किया होता है लीगल प्रोविजंस को और नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 127 और 129 को बिल्कुल ही कमीशन अपील ने तो ख़ास तौर पर बिल्कुल रॉन्गली इंटरप्रेट किया होता है, कंप्लायंस ही नहीं की होती मुख्तलिफ़ जगहों पे। और जो एब्सेंस ऑफ जुडिशियस एप्लीकेशन माइंड। तो अब ऊपर हमने अभी सेक्शन 132 पर देखा था जिसमें 80 के मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन थी, साथ में ये भी लिखा गया था कि जो इस सेक्शन में लिखा हुआ जी कि कमेटी होगी और वो कमेटी एक रिव्यू करेगी और रिव्यू करके इन लोगों को रिमूव भी कर सकती है। तो बेसिकली ये परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी है और इस परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी का काम ही रही है कि जी कि अगर कोई शख्स जो टर्म से पहले अगर वो इनएफिशिएंट और मिसकंडक्ट करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। और टर्म जो है वो उसकी 62 ईयर एक ATIR के मेंबर की। तो इस तरह इधर उन्होंने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा जी कि जो सम ऑफ द मेंबर्स हैं ATIR के वो भी
बिल्कुल ही नॉलेज नहीं रखते ड्राफ्टिंग का। और ये जो अब जो कमेटी है, बेसिकली इस कमेटी का काम है जी कि ऐसे मेंबर्स जिनके ऑर्डर्स रिमांड बैक हो रहे हैं उनकी तादाद को हाईलाइट करें। और इसमें जो बेसिकली ऑनरेबल कोर्ट ने भी यही कहा है जी कि जो क्राइटेरिया बनाया है उन्होंने इस बात का जी कि रिमांड बैक करने का, क्योंकि हमारे पास अख्तियार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम रिमांड बैक कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं जी कि ऑर्डर ही स्केची हैं और जो जरूरी लीगल प्रोविजंस है लॉ की जिसके तहत उन्होंने ऑर्डर करना चाहिए कोर्ट को, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ही फ्रेम नहीं हो रहे। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हो रहे हैं तो ऑर्डर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जो ऑर्डर रिमांड बैक हो रहे हैं बेसिकली वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि ये तमाम के तमाम जो मेंबर्स हैं ये अपना काम ठीक नहीं कर रहे, रहा वो कमीशन अपील है चाहे वो मेंबर्स हैं। तो सच ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने कहा जी कि इससे पहले उन्होंने कहा जी कि लॉ ड्राफ्टिंग के लिए इनको मेंबर्स को, कमीशन अपील्स को, ATIR मेंबर्स को ट्रेनिंग दी जाए, एजुकेटरी स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिस के बारे में बताया जाए, रिसेंट जूरिस्प्रूडेंस और टैक्सेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस के बारे में इनको बताया जाए, गाइड किया जाए, इनको पढ़ाया जाए। तो बेसिकली इनको ट्रेनिंग की बातें हो रही हैं। और इंश्योरिंग एडहेरेंस टू फेयर ट्रायल प्रिंसिपल्स, तो फेयर ट्रायल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि जब जुडिशल अप्लाई माइंड नहीं होगा तो फिर आर्टिकल 10A की वायलेशन नागुज़ीर होनी है। जब आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल नहीं हुआ तो उसकी वजह से फिर कोर्ट को फ्रिक्वेंट रिमांड बैक केस करने पड़ रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है। फिर 5 नंबर पर कोर्ट ने असेस और जस्ट इजी इंश्योरिंग असेस टू जस्टिस एंड इक्विटी बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड FBR, 50,000 रुपये की जो फीस इम्पोज की है इसके बारे में कहा है। और इसको कहा जी कि रा तो रिड्यूस कर दिया जाए, रा इसको ख़त्म कर दिया जाए, रा फिर प्रेस्क्राइब कोर्ट फ़ी दोनों के लिए लगा दी जाए, ताकि रा थ्रेश होल्ड के मुताबिक लगाई जाए ताकि ये एक बराबर हो सके। डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान साहब ने इन ऑब्जर्वेशंस को कंप्लायंस करने के बारे में कहा है जी कि अंडर रिव्यू हैं और दिस जुडिशल ऑब्जर्वेशन विल बी प्लेस बिफोर द अप्रोप्रिएट फोरम्स फॉर कंसिडरेशन। और इसके साथ ही ऑनरेबल कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया रिट पिटिशन को, और अपनी रिकमेंडेशन, अपनी गुजारशात को उन्होंने टैक्स फाइनेंस एक्ट 2025 का हिस्सा बनाने के लिए कहा। और उसमें से साथ 2 आर्टिकल के हवाले भी दिए कि जी कि जो मेरे पास रिट आई है वो बेसिकली आर्टिकल 199, और फिर उसके बाद ख़ास तौर पर उन्होंने 201 का हवाला दिया है कि जो मेरे ऑर्डर्स हैं ना, मेरे गुजारशात हैं वो बाइंडिंग है और इस बाइंडिंग गुजारशात को कंसिडर किया जाए। अब इसके ऊपर मैंने कुछ गुजारशात कुछ देखी हैं। इसमें एक तो आर्टिकल 199(1)A है। ये बड़ा सवाल है कि जो 26वीं तरमीम के ज़रिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया गया है, और इसमें लिखा हुआ है जी कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट हाई कोर्ट शैल नॉट मेक एन ऑर्डर और गिव डायरेक्शन और मेक ए डिक्लेरेशन ऑन और in the nature of so moto exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under class 1। अब बेसिकली जो रिट पिटिशन थी इसकी जो कंटेंट्स थे और इसकी जो प्रेयर थी वो रही थी कि जी को टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट को अल्ट्रा वायर करा दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वायर करार नहीं दिया। और इसी रिट पिटिशन को, इसी का सहारा लेते हुए फेडरल बोर्ड को ऑफ रेवेन्यू को बजट प्रपोजल दी हैं। अब देखना है जी कि क्या आर्टिकल 201 इस पर आर्टिकल 199(1)A इसको क्या डील करता है कि इसके अंदर मना किया गया है जी कि कोर्ट सो मोटो कोई भी काम नहीं कर सकती और जो उसको परेड दी गई है कंटेंट है उसे बाहर नहीं जा सकती। तो इसकी कंटेंट में टैक्स ये जो केस ऑनरेबल कोर्ट के पास था इसमें ऐसी कोई कंटेंशन नहीं ली गई थी टैक्स पेयर की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, कि आप बजट प्रपोजल बनाकर इसको हमारे रिट के जो मसाइल हैं वो भेज दें, बजाय कि इसको जब ये साबित हो गया जी कि यहाँ पर आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4 और 37 की खिलाफवर्जी हो रही है तो इसको पूरे के पूरे कानून को अल्ट्रा वायर करार दिया जाता। अब इसमें से FBR ने जो मॉडिफाई कर दिया है इन गुजारशात को, उसमें से जो लिमिट थी पिक्यूनरी इसको ख़त्म कर दिया है और ट्रिब्यूनल को लास्ट फैक्ट फाइंडिंग फोरम दोबारा बना दिया है। लेकिन जो काम अभी तक नहीं हुए वो रेफरेंस था फ़ी 50,000 रुपये, वो अभी तक कम नहीं की गई।
एफबीआर पे फ़ीस को अभी तक इम्पोज नहीं किया गया, और एडीआरसी के लिए अभी तक कोई इन्होंने तब्दीली नहीं की, और फिर अभी तक सीआईआर अपील और जो मेंबर्स हैं ट्रिब्यूनल के जिनके ऑर्डर रिमांड बैक हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो उन्होंने सबके लिए कहा है, लेकिन जो रिमांड बैक वाली बात की है वो उन्होंने कुछ मेंबर्स के बारे में की थी कि जिनके ऑर्डर ठीक नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग जो उन्होंने बात की है वो सबके लिए बात की है। तो ट्रेनिंग पे उन्होंने कहा जी कि तमाम ATIR के मेंबर्स को भेजा जाए और CA कमीशन अपील को भेजा जाए। तो अभी तक ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल नहीं बन सका। इससे पहले भी एक हिस्ट्री में केस ला गुजरा है जिसमें रिकमेंडेशन दी थी ऑनरेबल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद जमील खान साहब जो रिटायर हो गए हैं उनकी तरफ से कि जी के केस था नेस्ले पाकिस्तान, और इसमें उन्होंने सर्टन इंस्ट्रक्शंस दी थी ऑडिट के सिलसिले में। तो इसके ऊपर फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ICA था 338/2017 30/5/2017 को इन्होंने इसको अनाउंस किया था उस रिट पिटिशन को जिसमें जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने अपने गुजारसात दी थी उसको चैलेंज किया था FBR ने ICA में, और उसमें कोर्ट ने व्यू लिया था कि दैट इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द कोर्ट टू डिवाइस पॉलिसी टू इम्प्रूव कैपेसिटी और रिड्यूस डिले। फिर मजीद कहा जी कि कोर्ट एट बेस्ट रिक्वायर्ड द FBR टू reconsider its policy and improve the areas identified by the court. However, the court cannot formulate a policy and direct the FBR to ensure that its requirements are incorporated in the policy. तो बेसिकली पॉलिसी के लिए बातें की जा रही थी। तो अब इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने बजट प्रपोज़ल के ज़रिए उन्होंने कहा जी कि तब्दीली की जाए, और बजट प्रपोज़ल को में टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट में तब्दीलियाँ की जाएँ और उसको इंकॉर्पोरेट किया जाए। तो इसके ऊपर इंटर कोर्ट अपील का ऑर्डर भी मौजूद है। अगर FBR इसको चैलेंज करता है इंटर कोर्ट अपील में, तो ऑलरेडी एक केस ला मौजूद है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील में ऐसी गुजारसात को कहा गया जी कि रे कोर्ट का काम नहीं है कि वो ऐसी गुजारसात दें। हाँ, अगर आप समझते हैं कि रे कोई काम गलत हो रहा है, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं उसमें कोई वायलेशन हो रही है, तो फिर आप उसको रिड डाउन कर दें, अल्ट्रा वायर करार दे दें। लेकिन स्टंट लगाना कि दिल की शरेआन बंद है तो उसको हम खून जम गया है तो इसको स्टंट लगा के खून की रवानगी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं बजट प्रपोजल के ज़रिए, तो ऐसा ICA इंटर कोर्ट अपील में उसको ऐसे चीज़ों को बिल्कुल ही इसको डेप्रिकेट किया जा चुका है पहले। और अगर FBR इस केस को अगर ICA में लेके जाता है तो इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जी के क्या टैक्स पेयर की तरफ से भी हो सकता है कि ICA फाइल हो जाए कि जी का अल्ट्रा वायर इस लॉ को करार नहीं दिया गया, तो उसके लिए भी आर्टिकल 199(1)(a) का हवाला और फिर उसके बाद ICA का हवाला देकर बेनिफिट लिया जा सकता है, ताकि जो टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए जो तब्दीलियाँ आई थी इसको अल्ट्रा वायर करार देकर जो प्रॉब्लम्स अभी तक मौजूद हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, जिसमें मेरे 4 चीज़ें हैं और अभी तक 50,000 रुपये टैक्स पेयर्स दे रहे हैं, और अभी तक ऐसी बहुत सारी टैक्स रेफरेंस मौजूद हैं जिसमें टैक्स पेयर ने फीस नहीं पे की और टैक्स रेफरेंस अभी तक लगे नहीं हैं, ऑब्जेक्शन में मौजूद हैं, सिर्फ इस वजह से कि जी के मैं उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं जो कि 50,000 फीस नहीं दे सकते। तो ये प्रोविजन जो 50,000 वाली थी ये तो बिल्कुल अल्ट्रा वायर होना चाहिए थी, लेकिन अभी तक इसको अगर अल्ट्रा वायर नहीं की करार दिया गया तो ICA में जाकर इसको रिलीफ लिया जा सकता है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद इमरान गाजी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।